वक्फ बिल को लेकर के आज जो सबसे बड़ा दिन रहा, उसमें सबसे बड़ी चीज ये रही कि सबसे बड़ी जीत मिली है उनको जो वक्फ बिल को चुनौती दे रहे हैं उस पक्ष को, और सरकार ने 7 दिन का समय मांगा है। अब अगली सुनवाई 5 तारीख को होगी। 5 तारीख को और साफ हो जाएगा कि वक्फ लेकर के जी सरकार हाँ को क्या करना है, अब आगे प्रज्ञा क्या जी, मेरी होगा। आवाज फिलहाल जब तक मेरी अगली आवाज सुनवाई। चली गई थी। मैं कुछ अपनी बात पूरी करना चाह जी रहा था। मैं अपनी बात पूरी जी कर भरत जी प्लीज। प्रज्ञा जी, सरकार की जो मंशा है, पता नहीं कहां तक आई थी आवाज मेरी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन संसद के भीतर खड़े होकर सरकार ने इस बात को कहा था कि वक्फ की संपत्तियों से हम मुनाफा या पैसा कैसे बनाया जाए, इस बात को हम देखेंगे। हमारे जी पास बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, प्रज्ञा जी आए हैं कि कैसे हम इन संपत्तियों से मुनाफा या पैसा कमा सकते हैं, और विपक्ष के पास अगर कोई प्रस्ताव हो तो वो भी हमें दे सकते हैं। ये किरण रिजिजू के जो उन्होंने बात कही थी, मैं उसको कोट कर रहा हूं, संसद के भीतर की बात। तो सरकार की मंशा ऐसा नहीं है कि वक्फ की संपत्तियों से मुसलमानों का भला करने निकले हैं। जो नरेंद्र मोदी जिस बात को कह रहे हैं कि अगर वक्फ के लोगों ने ठीक ढंग से वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल किया होता तो आज मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। नरेंद्र मोदी जो इस बात को कह रहे हैं प्रज्ञा जी, उस बात में और जिस लिए संसद में बिल लेकर आए हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कुछ और कहते हैं, उनके बयान सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे वक्त की संपत्तियों को किस तरीके से भाषण दे रहे हैं। मोदी को सुनेंगे तो मोदी कहते हैं हम भलाई करने मुसलमानों की निकले हैं। इनके मंत्री को सुनेंगे तो वो कहते हैं कि हम व्यापार करने निकले हैं जी, जी कैसे पैसा बनाया जाए हम वो देखेंगे। तो आने वाले समय में मैं बेहद जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, और इस देश के बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है, इस देश के तमाम लोगों को ये बात मालूम है कि भाई सरकारी कंपनियां बेची, लेकिन किसी को ये बात नहीं मालूम है। आप शत्रु संपत्ति वेबसाइट पर चले जाइए, आप जो वेबसाइट भारत सरकार की एमएसटीसी, जो वेबसाइट भारत सरकार की है, जी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग बिल्कुल। फलाना फलाना, उसके ऊपर बिडिंग होती है, और वहां पर आप जाकर देखिए कि इस देश की हजारों शत्रु संपत्तियां, उन संपत्तियों के मालिक जो देश छोड़कर चले गए और कभी लौटे ही नहीं, और उनमें से ज्यादातर वो जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए, वो शत्रु संपत्तियां सरकार धड़ल्ले से बेच रही है, धड़ल्ले से प्रज्ञा जी। बोलियां लग रही हैं, बोलियां। इन्हीं जमीनों से आम की बागों से, कहीं किसी इमारत से, कहीं किसी और धरोहर से किराया आ रहा था। अभी तक सरकार के खाते में किराया जा रहा था, जी लेकिन भाजपा सरकार ने, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर सकती हैं, भाजपा सरकार ने ये संपत्तियां बेच डाली हैं। लखनऊ की शत्रु संपत्तियां, उन संपत्तियों के मालिक जो लोग भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए, जिनका इस समय यहां पर कोई नहीं है, उन संपत्तियों को सरकार ने बेच डाला है, उन जमीनों को सरकार ने बेच डाला है। जब सरकारी कंपनियां नहीं बची, जब शत्रु संपत्तियां जो सरकारी संपत्तियां थी और ज्यादातर मुसलमानों की थी, वो मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए या किसी और देश चले गए, उनकी संपत्तियां जब सरकार ने बेच डाली है प्रज्ञा आज की तारीख में, और जहां मैंने बताया है वहां जाकर आप चेक भी कर सकते हैं और खुद भी बोली लगा सकते हैं। आप जाइए, बोली लगाइए, शत्रु संपत्तियां खरीदिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी एमएसटीसी की वेबसाइट है, उस पर बिडिंग चल रही होगी, आप भी जाकर बिड लगा सकते हैं शत्रु संपत्ति की। खैर, और इसकी क्या गारंटी है प्रज्ञा जी कि वक्फ की संपत्तियों से जब पैसा बनाने की मंशा अभी है तो वक्फ की संपत्तियां जी बेची नहीं जाएंगी? वक्फ की संपत्तियां अगर मान लीजिए सरकार ले भी लेगी, डीएम साहब कहेंगे कि जिस संपत्ति का कोई कागज नहीं है वक्फ बाई यूजर फूजर नहीं चलेगा, अगर कागज है तो दिखाओ, नहीं तो जमीन हमको लाओ। जब वो इस जी बात को देखिए, मैं बड़ा देहाती आदमी हूं, बड़ी सीधी बात जो आम मुझे समझ में आता है वही मैं कहता हूं। जो कागज है वो दिखाओ, बाकी हमको लाओ, वक्फ बाई यूजर नहीं चलेगा। जब डीएम ये जमीनें मांगेगा तो डीएम उन संपत्तियों के ऊपर बैठकर मुर्गी तो पालेगा नहीं प्रज्ञा जी, वहां धान तो लगाएगा नहीं, जाके गेहूं तो बोएगा नहीं, क्योंकि एमएसपी तो ऐसे भी 2 कौड़ी की देते हैं। गेहूं धान का किसान
या किसान जमीन से तो कुछ कर नहीं पा रहा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जब बेचता है तभी राजा बनता है, बिना बेचे तो कुछ कर नहीं पा रहा। तो उसके ऊपर क्या करेगा डीएम? खेती करेगा, मुर्गी पालेगा, बत्तख पालन का व्यवसाय करेगा, क्या करेगा उन जमीनों का? उनसे पैसा कैसे बनाएगा? आपके पास अगर इसका कोई जवाब हो, वकील साहब के पास अगर इसका कोई जवाब हो, दर्शकों के पास अगर इसका कोई जवाब हो, तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। नहीं, ये तो डीएम उन जमीनों का क्या करेगा, या सरकार? सिर्फ यही नहीं है ना, मैं वही समझा रहा था कि सिर्फ यही नहीं है ना, जो सेक्शन 107 की मैं बात कर रहा था कि लिमिटेशन एक्ट को हटा दिया गया है कि जो 12 साल से जमीनें जिसके पास है, जो प्रॉपर्टी जिनके पास है, उस वक्त की प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है सरकार। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि आप इंक्रोचमेंट को अलाउ कर रहे हैं। आप जो पहले से उस पे 12 साल वाला जो प्रोविजन लेके जब आप आ रहे हैं, तो आप ये लेके आ रहे हैं कि जिसने कब्जा कर लिया उस कब्जा को छुड़वाया नहीं जाएगा। ये 2013 वाले संशोधन में इसको ले आया गया था और बोला गया था कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो लागू होगा इसमें, लेकिन आप इसको हटा दे, मतलब नहीं लागू होगा इसमें, आप इसको फिर से दोबारा लिमिटेशन एक्ट लेके आए, तो इसका मतलब कि आप इंक्रोचमेंट को अलाउ कर रहे हैं। तो ये जो प्रोविजन है, प्लस आप जो यूजर वाला बात बोल रहे हैं, डीएम किसी की प्रॉपर्टी लेगा तो उसमें क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी लेके कॉर्पोरेट्स को बेचेगा। जैसे लैंड एक्विजिशन होता है सड़क बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई प्लांट लगाने के लिए, तो आप देख ही रहे हैं कितने लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, एक्यूरेट उसमें कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। और उसमें आपने कर दिया है कि इन कंडीशंस में एनएचआई का जो सड़क बनाने का परियोजना होगा उसमें लैंड एक्विजिशन के लिए कंसेंट की जरूरत भी नहीं है, तो आप ले लेते हैं, कुछ भी अनपने दाम पे किसानों को दे देते हैं, अब वो पूरी जमीन चली जाती है उनको, अब वो लंबे समय के लिए, कई जनरेशंस के लिए वो लोग फिर बेरोजगार हो जाते हैं, उनका जो खानदानी पेशा है खेती का वो भी खत्म हो जाता है, या उसके अलावा भी जो हस्बेंड्री का पेशा है या जो गांव में अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं उनका पेशा, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये सारा जो किया जा रहा है, इसके पीछे देखिए धार्मिक मुद्दा तो है ही, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, किसी एक को टारगेट तो किया ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा इसमें आर्थिक मुद्दा भी है। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी बहस में था तो मैं यही बात बोल रहा था कि इसका आर्थिक पहलू भी देखिए, आसानी से जमीनें लेके और कॉर्पोरेट्स को दे देने का भी एजेंडा इस बिल में बिल्कुल अच्छी तरीके से शामिल है। और ये लंबे समय के बाद अभी तो तत्काल नहीं दिखेगा, क्योंकि सरकार इसको बिल्कुल धार्मिक स्तर पे खेलेगी, क्योंकि वो भावनाएं भड़काता है इस देश में, लोग इसके पक्ष में आ जाएंगे, जो बहुमत है इसके पक्ष में आ जाएगा, तो उसको, लेकिन होगा अंततः क्या इसमें होगा क्या? वो जो सबसे बड़ा अर्बन लैंड का जो टाइटल होल्डर है वो वक्त है। तो आपको पता है जितनी रूरल प्रॉपर्टीज है उससे 20 टाइम 50 टाइम ज्यादा महंगी अर्बन प्रॉपर्टी होती है। तो जहां प्रॉपर्टी है नहीं वहां वक्त की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, सरकार उसमें डिस्प्यूट क्रिएट करके उसको एक्वायर करेगी और फिर बाद में क्या होगा, अपने पूंजीपति दोस्तों को देगी। तो इसके पीछे ये जो आर्थिक मुद्दा है ये तो बिल्कुल है, ये बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल मंशा बिल्कुल साफ है और हर व्यक्ति ये बात जानता है, हर नागरिक समझ रहा है। फिलहाल तो हम चलते प्रज्ञा जी, मुकेश जी की बात से एक बात मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा। मुकेश जी की बात से एक बात और मुझे याद आ गई कि इस देश में प्रज्ञा जी जो सरकारी बहुत बड़ी चीजों की बात कर रहा हूं मैं, उन जमीनों की नहीं जो वक्फ की है, जो कहां पर है, गाँव में है, शहरों में है, कहाँ है, कैसे है, चुपचाप कब ले ली जाएंगी, कब दे दी जाएगी, कब बेच दी जाएंगी, मालूम नहीं चल पाएगा, किसी को मालूम नहीं चल, कानून पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जिन हवाई अड्डों के बारे में आपको उंगलियों पर रटा हुआ होगा प्रज्ञा जी कि फलाना हवाई अड्डा, ढिमकाना हवाई अड्डा, यहाँ हवाई अड्डा, वहां हवाई अड्डा, जब उन हवाई अड्डों को सरकार ने नहीं बख्शा है, अडानी को दे दिया है, बनाया सरकारी खर्चे से, बनाया हमारे और आपके खर्चे से, हवाई जहाज चल रहे हैं हमारे और आपके खर्चे से, हवाई अड्डे पे काम हमारे और आपके पैसे से। लेकिन मैं उंगली पर गिनवा सकता हूं प्रज्ञा, मंगलुरु हवाई अड्डा हमारे आपके पैसे से बना, अडानी को दे दिया मोदी सरकार ने। लखनऊ का हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना हमारे और आपके पैसे से, दे दिया गया अडानी को कि भैया तुम खाओ कमाओ यहाँ। अहमदाबाद हवाई अड्डा बना हमारे और आपके पैसे से, दे दिया गया अडानी को। जयपुर हवाई अड्डा बना हमारे आपके देश की 125 करोड़ जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे से, दे दिया गया अडानी को। गुवाहाटी हवाई अड्डा दे दिया गया अडानी को कि भैया तुम कमाओ। सरकार न कर पा रही कुछ, सरकार लखैरी हो गई, सरकार से कुछ ना हो रहा, इनसे प्लेन ना उड़ाए जा रहे, इनसे टैक्सियां वहां ना खड़ी करवाई जा रही, इनसे वहां पर टेम्पू स्टैंड ना बनवाया जा रहा, इनसे वहां पर यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान ना रखा जा रहा, वो सब अडानी रखेंगे। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम बनाया सरकारी हमारे आपके पैसे से, दे दिया अडानी को। मुंबई हवाई अड्डा बना हमारे आपके पैसे से, दे दिया अडानी को। तो क्या गारंटी है प्रज्ञा जी इस बात की? वक्त की संपत्ति जाएगी किसी उद्योगपति को,
कोई है गारंटी? या सरकार क्या इस कानून में लिख कर बैठी है कि हम कोई भी जमीन बिक्री नहीं करेंगे, कोई भी जमीन हम किसी उद्योगपति के हाथ में नहीं बेचेंगे, हम बेचू सरकार नहीं बनेंगे? क्या इसमें कहीं लिखा है? कहीं कुछ नहीं लिखा है भाई। ये है कि जिसका कोई नहीं उसका डीएम, जिसके पास कागज नहीं वो सब डीएम ले जाएगा। प्रज्ञा जी, एक चीज और कह सकता हूं, बाकी तो वकील साहब समझाएंगे। एक चीज मैं कह सकता हूं, अगर 7 दिन का समय दिया है जवाब दाखिल करने का कोर्ट ने सरकार को, तो इसका लगभग मामला ये निकाला जा सकता है कि 7 दिन की तो अंतरिम राहत दे ही दी है सरकार को। और सीजेआई ने कहा है कि हम अभी किसी भी बात पर रोक नहीं लगा रहे हैं। मैं उनके वर्ड्स में कोट कर रहा हूं। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि हम अभी किसी भी बात पर रोक नहीं लगा रहे हैं। जहां तक रिट याचिकाओं का सवाल है, हम केवल 5 रिट याचिकाएं चाहते हैं। 100 या 120 से निपटना असंभव है, अन्य को निपटाया हुआ ही माना जाएगा, क्योंकि 77 से ज्यादा याचिकाएं कल ही पहुंच चुकी थी और उनके तमाम याचिकाओं के साथ वकील भी पहुंचे थे। कल हमने पूरी वकीलों की पूरी सूची दिखाई थी, बताई थी, और ये कोर्ट ने अभी तक ये कहा है। जी प्रज्ञा जी, आप कुछ कह रही थी। जी, मुकेश कुमार जी के पास चलेंगे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनके पास तमाम और जानकारियां भी होंगी। मुकेश कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी और सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है। आपको क्या लग रहा है वकील साहब, कुछ बड़ा अंतरिम आदेश आने वाला है जो इतिहास बना देगा? क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कल हियरिंग हुई थी ना, उसी में सीजीआई ने कल बताया था कोर्ट में कि जो 3 मुद्दे हैं जो गंभीर लग रहे हैं, सबसे कंटेंशियस लग रहा है, उस पे इंटरिम आदेश में रोक लगाने की बात कही थी। पहला मुद्दा तो वो था कि कोई भी वक्त प्रॉपर्टी बाय यूजर और बाय डीड जो है उसको डी नोटिफाई नहीं कर पाएंगे अभी, जब तक ये इंटरिम स्टे रहेगा तब तक। और सीजीआई ने बिल्कुल साफ किया कि पूरे एक्ट को वो स्टे नहीं कर रहा। उसमें एक बहुत और प्रॉब्लमेटिक मैटर था सेक्शन 3 का, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी यूजर, जो मतलब कोई भी व्यक्ति है जो इस्लाम कबूल करता है, वो अगले 5 साल तक अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर पाएगा। तो उस प्रोविजन को भी प्रेयर में दिया गया था कि इंटरिम स्टे लगाया जाए। उसको सीजीआई ने उसमें कुछ भी छेड़खानी करने से, उसमें भी कोई भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जो तुषार मेहता है सोलिसिटर जनरल, उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी में किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को स्टे करना इट्स वेरी रेयर, मतलब कि अक्सर होता नहीं है। मुकेश जी, 1 सेकंड के लिए मैं रोकना चाहूंगा, 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। जो खबर आ रही है कोर्ट से, जो हमारे सहयोगी हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि सरकार ने संकेत दिए हैं कि बोर्ड में कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा, क्योंकि कल इसके ऊपर जिरह हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस हुई इसको लेकर के। सीजीआई ने खुद इस बात को पूछा था कि क्या मंदिर की जो कमेटियां हैं, जो मंदिर के आप कमेटी बनाते हैं, उसमें क्या मुस्लिम यूजर्स को, मुस्लिम लोगों को रखेंगे? उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोई जवाब समझ में नहीं आया था, कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया था। और उसके बाद आज ये माना जा रहा है कि सरकार इस पर सहमत हो सकती है। कोर्ट में अभी क्या वो बात रखेंगे वो अलग बात है, लेकिन सरकार इस पर सहमत हो सकती है कि नॉन मुस्लिम मेंबर इस बोर्ड में नहीं रहेंगे। अगर एक चीज वकील साहब, एक चीज और है मुकेश जी, अगर सरकार इसके कुछ प्रावधानों में, जो वक्फ बोर्ड के प्रावधान है, इसके कुछ प्रावधानों में भी संशोधन या बदलाव करने की स्थिति में होती है, तो भी इसे माना जाएगा कि सरकार बैकफुट पर गई। और जो लोग न्याय की उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक, चौखट तक पहुंचे थे, उन लोगों को न्याय मिला, उन लोगों ने जंग लड़ी और जीती भी। ये माना जा सकता है क्या मुकेश कुमार जी? जी देखिए, इसमें जो एक्ट है उसमें जो भी बदलाव होगा वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू होगा। अब ये सरकार खुद से नहीं कर सकती है वो अमेंडमेंट, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी एन एक्ट, ये बिल पास हो चुका है, ये एक्ट बन चुका है। अब इसमें कोई भी संशोधन वो जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ही होगा। तो अब आइदर नहीं तो कोर्ट का कोई जजमेंट आएगा, और नहीं तो सरकार तो बैक ट्रैक नहीं कर सकती है ना, वो फिर उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा इस कानून में, उसके बोलने से तो नहीं होगा ना। और जो ये आप जो बोल रहे संकेत दे रही है सरकार कि वो नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में नहीं रखेगी, ऐसा कोई रिटर्न अभी तक नहीं आया। जब तक रिटर्न सबमिशन फाइल नहीं करते हैं सोलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से, तब तक कुछ भी फाइनल नहीं माना जा सकता है। और जो कल की हियरिंग में बात निकल के आई थी सीजीआई की तरफ से, यही 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था किसी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करने का, जो वक्त प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, जिसका स्टेटस एज ए वक्त प्रॉपर्टी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उसको चेंज नहीं कर सकती है सरकार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टे। अब देखना होगा कि आज के ऑर्डर में ये, क्योंकि प्रपोज किया था कि इंटरिम स्टे देंगे, अभी तक कोई स्टे का ऑर्डर नहीं आया।
आज का जब प्रज्ञा जी एक अपडेट माफी के साथ रोकना चाहूंगा। वक्फ बाई यूजर के जो प्रावधान हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्र को 7 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। अगले आदेश तक कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। संजीव खन्ना ने जो कहा 110 से 120 फाइलें पढ़ने, मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी, ये कहा है। और क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड जो अंदर कहा गया है वही बता रहा हूं। कॉमन मुकदमों को सुनने की सहमति नहीं बनी है। 7 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है। वक्फ बोर्ड में अभी कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ कानून पर फिलहाल कोई स्टे, जो ये स्टे वाला टर्म है, ये कोई स्टे नहीं लगा है अभी तक। अगली सुनवाई तक जो यथास्थिति है वो बनी रहेगी। 7 दिन के भीतर सरकार को जवाब देने होंगे। संपत्तियों की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं होगा। जो ये कहा जा रहा था कि मदरसों पर या मस्जिदों पर या और कई लैंड्स के ऊपर एक के बाद एक, यहाँ इतनी 100 लैंड्स पहचानी गई, वहां इतनी 100 लैंड्स पहचानी गई, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, बुलडोजर दौड़ाने के लिए, ये जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जैसे का तैसा मामला रहेगा, ना नई नियुक्तियां होंगी, ना कुछ इसमें नया होगा। वक्फ बाई यूजर पर भी वैसे का वैसा ही रहेगा जैसे है अभी। जी प्रज्ञा जी। बिल्कुल भरत जी, कल का दिन भी अगर हम कहें तो पहला दिन भी बहुत महत्वपूर्ण बहस और महत्वपूर्ण टिप्पणियों से भरा रहा, और आज ये वक्फ संपत्तियां अभी नहीं बदलेंगी। प्रज्ञा जी एक सवाल उठ रहा है कि वक्फ संपत्तियों का जो यूज है या ये अभी नहीं बदलेंगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब है? और एक और नई खबर, 5 मई को प्रज्ञा जी मामले की आगे की जो सुनवाई है वो तारीख निकल कर आ रही है। 5 मई को आगे की सुनवाई होगी, ये तारीख निकल कर आ रही है। बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। वक्फ मुकेश जी के पास चलते हैं। इसका विश्लेषण कराएंगे प्रज्ञा जी, वकील साहब से कराएंगे इसका विश्लेषण। यथास्थिति बनी रहेगी, इसका क्या मतलब है? जो जमीनें हैं उनकी स्थिति नहीं बदलेगी, इसका क्या मतलब है? 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसका क्या मतलब है? 5 तारीख को जो है इस मामले की सुनवाई, अगली सुनवाई होगी। सर, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी? यथास्थिति का क्या मतलब है? यथास्थिति का मतलब ये है कि जो मैं अभी आपसे जो बता रहा था कि 3 चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंटेंशन रेज किया था कल की हियरिंग में। पहला वही था वक्फ प्रॉपर्टी के स्टेटस के बारे में। दूसरा कलेक्टर का स्टेटस जो दिया गया है कि डिसीजन बाय द कलेक्टर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी फाइनल, दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। तो वो वाला स्टेटस को भी, वो वाला प्रोविजन को भी स्टे कर दिया अभी सुप्रीम कोर्ट ने। वो फाइनल ऑर्डर देखने के बाद पता चलेगा। और तीसरा जो था, जो नॉन मुस्लिम्स का अपॉइंटमेंट था वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल्स में, उसको भी स्टे कर दिया गया। तो 3 मुद्दे ये कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए थे कि ये तीनों को अभी स्टे कर दिया जाए। इसके अलावा जो बड़े मुद्दे हैं जो चैलेंज में आए हैं, एक तो सेक्शन 107 है जिसमें कहा गया है कि आपको जो इंक्रोचमेंट का लॉ था जो 2005 में चेंज किया गया था कि कोई भी जो लिमिटेशन का एक्ट है कि आप अगर 12 साल से ज्यादा किसी प्रॉपर्टी में रहते हो आप, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी हो जाती है बाय एडवर्स पोजीशन, बाय लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। हाँ, तो उसको भी इस लिमिटेशन का जो लॉ है उसको हटा दिया है इस वाले एक्ट में। सेक्शन 107 जो है वो, तो इसका मतलब कि एक तरह से आपने इंक्रोचमेंट को अलाउ कर दिया है। तो ये वाला एक कंटेंशन है। दूसरा जो सबसे कंटेंशन सेक्शन इंक्रोचमेंट को अलाउ कर दिया, मतलब इंक्रोचमेंट को अलाउ कर दिया मुस्लिम नहीं है। तो मुकेश कुमार जी आवाज आ रही? मुकेश कुमार जी, इंक्रोचमेंट को अलाउ कर दिया, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर 12 साल से अधिक कोई उस पर रह रहा है आपके एडवर्स पोजीशन में, मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ, तो वो प्रॉपर्टी एडवर्स पोजीशन मानी जाती है। एडवर्स प्रॉपर्टी करके उस पर रह रहा है, जिसका पोजीशन है, उसकी हो जाती है। तो 2005 में अमेंडमेंट किया गया था वक्फ प्रॉपर्टीज में, जिसको वो लिमिटेशन को हटा दिया गया था। अगर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी है, उस पर कोई इंक्रोचमेंट कर रखा है, तो वक्फ बोर्ड उसको खाली करा सकता था। अब इस चीज को जो है वो दोबारा लिमिटेशन के एक्ट को ले आया गया है कि अगर कोई 12 साल से अधिक से उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है, तो वो प्रॉपर्टी बाय मींस ऑफ एडवर्स पोजीशन उसकी हो जाएगी। वो सेक्शन 107 है ये नए वाले अमेंडमेंट एक्ट का। तो ये भी कंटेंशियस इशू है, और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में अब आगे जब बहस होगी, उसको स्टे नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर जब आगे बहस होगी तो ये लोग उस पर बहस करेंगे और उस पर जो फाइनल सुनवाई है वो की जाएगी। और बाकी जो 5 साल वाला जो आपने सबने पढ़ा होगा कि 5 साल जब तक कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, 5 साल तक,
तब तक वो हाँ। कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकता है। तो उस पर भी स्टे नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने अभी। आने वाले समय में जब सुनवाई होगी, जब डिटेल में आर्गुमेंट होगा, तो उस पर बहस होगी और उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश देगा। तो हम बहुत होपफुल हैं कि उसको भी सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन करेगा, उस अमेंडमेंट को स्टक डाउन करके, और जो एक्ट है उससे हटा दिया जाएगा। और बाकी जो 3 बड़े मुद्दे थे उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अपडेट आ रहा है सर, आपको रोकना चाहूंगा, एक अपडेट आ रहा है कोर्ट जी रूम भरत जी के बोलिए। अंदर क्या कहा गया है वो मैं बता देता हूं जल्दी से। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग दिखाया जाए, जो सूचियां वहां पर गई हैं। 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है। संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेंगे। संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड सबके लिए है कि 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेंगे। सीजेआई ने इसके साथ ही कहा कि अगली तारीख पर सुनवाई केवल निर्देशों और अंतरिम आदेशों के लिए होगी, यदि कोई हो तो। ये सीजीआई के लास्ट अंदर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये अपडेट है। बाकी तो 7 दिनों का वक्त मांग लिया गया है। 9 और 14 भीतर ये हुआ है कि आगे जो है आश्वासन, और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है कि अदालत को आश्वासन देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सरकार ने ये मान लिया है कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। जो ये बात हो रही थी प्रज्ञा जी की केंद्रीय वक्फ कमेटी में 12 सदस्यों वाली उस कमेटी में 10 सदस्य मुस्लिम और बाकी के जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज, एक सॉलिसिटर जनरल या एक राज्यसभा लोकसभा के सांसद, तो इस तरीके की जो अपॉइंटमेंट्स थी वो अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। और सरकार ये कह रही थी कि 10 मुस्लिम होंगे, 4 नॉन मुस्लिम होंगे, लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सांसद होंगे या फिर और जो सदस्य होंगे, उनकी कोई जाति या उनका कोई धर्म नहीं देखा जाएगा। तो सरकार मोटा मोटा ये कह रही है कि 4 नॉन मुस्लिम होंगे, 10 मुस्लिम होंगे। 4 को छोड़कर और 10 को छोड़कर बाकी क्या होंगे उसकी कोई यथास्थिति नहीं बताई है। तो ये हो सकता है कि इस मामले में, इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट जाने में ये जो मसला है कि वक्फ की कमेटी में गैर मुस्लिमों को प्रवेश कराया जा रहा है इस कानून के जरिए, उस पे सरकार पीछे उसको हटना पड़े। और अंदर भीतर कहा क्या है सॉलिसिटर जनरल ने, उन्होंने आश्वासन दिया है कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी 7 दिनों तक। अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ में पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के तहत अधिसूचना की तरफ से घोषित वक्फ शामिल है को ना तो डी नोटिफाई किया जाएगा और ना ही कलेक्टर की तरफ से इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। कलेक्टर की तरफ से अगले 7 दिनों तक कोई बदलाव वक्फ की संपत्तियों में नहीं हो सकता है। कोई भी नई नियुक्ति वक्फ बोर्ड में, चाहे वो केंद्र का वक्फ बोर्ड हो जिसमें 22 सदस्य होते हैं, चाहे वो राज्यों का वक्फ बोर्ड हो प्रज्ञा जी जिसमें 11 सदस्य होते हैं, कहीं पर भी केंद्र सरकार अपने सदस्यों को नहीं रख पाएगी और डीएम कोई भी डीएम आदेश नहीं दे पाएगा कि वक्फ संपत्ति जो वक्फ बाय यूजर नहीं है, यानी जिनके पास कागजात नहीं है उस संपत्ति के, वक्फ बाय यूजर है जो, माफ करिएगा, मतलब जिनके पास कोई संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वकील साहब अगर मैं गलत हूं तो दुरुस्त कीजिएगा। वक्फ बाय वो जो सदस्यों की संख्या है वो 14 है और उसमें 4 नॉन मुस्लिम नहीं है, 2 महिलाएं हैं और 2 नॉन मुस्लिम। हाँ, क्या ये वक्फ बाय यूजर को जो मैं बोल रहा हूं इसको दुरुस्त कीजिएगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उस संपत्ति के और वो यूजर के आधार पर कि वो उस संपत्ति को प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन जीने के लिए। वक्फ बाय यूजर वाले मसले पर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनकी जमीन सरकार ले लेगी। इस पर भी कोई तरीके के काम नहीं कर सकती है सरकार अगले 7 दिन तक। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। 2 तरह की वक्फ होती है, वक्फ बाय डीड एंड वक्फ बाय यूजर। एक जो आप प्रॉपर्टी पोजीशन में है आपके, जिसको आप यूज कर रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी इज वक्फ बाय यूजर। और दूसरी जो है जिसने लिखित तरीके से, रजिस्टर्ड तरीके से वक्फ किया है उसको बाय डीड बोलते हैं।
तो ये जो सारा बवाल है, जो सारा विवाद है, ये वक्फ बाय यूजर का है, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसको अभी इंटरिम ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया। बिल्कुल। तो भरत जी, ये एक बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कल भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और आज बिल्कुल साफ हो गया है। एक चीज और देखी गई, जब जजों ने ये बात कही थी कि हमारे लिए सभी पक्ष बराबर है। क्यों मुकेश कुमार जी, जब ये बात तुषार मेहता ने एक उदाहरण दिया था कि इस तरह से तो शायद अगर 2 जज भी मुसलमान नहीं हो सकते, वो वाला वाकया आप बताइएगा कि क्या हुआ था। जी बिल्कुल, इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं वक्फ बोर्ड में, उसमें कोई धर्म का नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, सरकार अपॉइंट कर सकती है। उस पर किसी तरीके, वो पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, उस पर कोर्ट का किसी तरह का कोई स्टे नहीं है। ये जो मेंबर होते हैं ना, जो पहले हुआ करते थे, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते, जो नॉर्मल मेंबर्स होते हैं, उनके लिए जो गाइडलाइंस आई है कि 2 महिलाएं और 2 नॉन मुस्लिम्स, जो स्पेसिफिक कर दिया है ना, उन्होंने बोला है कि आप पहले भी बनाते रहे एक्स ऑफिशियो मेंबर जिनके धर्म का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन खास करके ये देख देना कि नॉन मुस्लिम ही होना चाहिए, ये गलत है, और इस पे बहस होगी आगे, और इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ये जो आप समझ नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि ऐसा कैसा लगेगा आपको कि आपको अगर बोल दिया जाए कि किसी मंदिर या ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू को रखा जाए, गैर हिंदू को रखा जाए, तो उस पे अब तुषार मेहता ने थोड़ा मेलो डाउन हुए, स्टेप बैक लिया उन्होंने, अब वो अपने सरकार से जो उनका कंसल्टेशन होगा उसके बाद अपना 7 दिन का जवाब लेके आएंगे। एक चीज और सुधार करूंगा इसमें, सीजीआई ने नहीं कहा कि आप 7 दिन में जवाब लेके आइए, पूरे वक्त कानून पर रोक ना लग जाए, इसलिए एसजी तुषार मेहता ने ये ऑफर किया कि हमको 7 दिन का समय दिया जाए, हम 7 दिन का अपना जवाब लेके आएंगे। तो ये सरकार की तरफ से आया है, उन्होंने एक छोटा समय मांगा है इस पे जवाब देने के लिए, ना ही कि कोर्ट ने उनको बोला है। उनको ये डर था कि कहीं कोर्ट पूरे बिल पे स्टे ना कर दे, तो उसके एज ए डिफेंस राकेश द्विवेदी और तुषार मेहता ने ये डिफेंस पेश किया कि पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, इसको बहुत रेयर है स्टे करना, तो सरकार कोर्ट मिलॉर्ड इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है, और सीजीआई से प्रे किया कि हमें कुछ समय दिया जाए, हमें रिकॉर्ड पे लेके आने दिया जाए। और उन्होंने बताया कि गांव से लोगों से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है जो ये बता रहे हैं कि उनके गांव की प्रॉपर्टी को वक्त प्रॉपर्टी बता दिया जा रहा है और उस पर विवाद हो रहा है। तो वो सारा कुछ उन्होंने टाइम इसलिए सीख किया है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन जो ऐसा वो बोल रहे हैं कथित तौर पे, उनके पास रिप्रेजेंटेशन है गांव से जिसपे वक्त बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, तो वो सारा मामला कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। तो ये एक कोर्ट के एक्सट्रीम ऑर्डर से बचने के लिए कि पूरे वक्त कानून पे स्टे ना लगा दिया जाए, इससे बचने के लिए या फिर इसका भी बचाव करने के लिए जो 3 चीजें कल कोर्ट बोल चुकी थी कि हम इस पे इंटरिम स्टे लेके आएंगे, इसको भी ना कराया जाए, इससे भी बचा जाए। इसके लिए तुषार मेहता ने दलील पेश की कि आप हमें 7 दिन का समय दीजिए, हम सारा कुछ डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड लेके आएंगे, और उसके बाद जज साहब एक डिटेल आर्गुमेंट के बाद अपना फैसला सुनाए। और उन्होंने बोला कि कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है इसमें, कुछ ऐसा बदलने वाला नहीं है, पर स्टिल सीजीआई ने बोला कि नहीं, ये 3 मुद्दे तो ऐसे हैं जिसपे तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, और इंटरिम स्टे दिया इनमें, जो कि कल ही बहस में खुल के सामने आ गए थे तीनों मुद्दे। तो इसके अलावा 2 मुद्दे जज साहब ने भी कहा कि वो जो 5 साल वाला प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला मुद्दा है, उस पर वो कोई अभी इंटरिम स्टे नहीं दे रहा है। मुकेश जी, इस मामले में विपक्ष कितना मजबूत लग रहा है? मतलब जिन लोगों ने रिट याचिकाएं दायर की हैं वक्फ कानून के विरोध में, वो कितने मजबूत लग रहे हैं आपको? आप तो वकील हैं, आप तो देख रहे हैं। ये कानूनी लड़ाई है, इसमें जो कानूनी तरीके से जो ज्यादा सजग होगा, ज्यादा सबल होगा, वही लड़ पाएगा। यहाँ संख्या बल का कोई मतलब नहीं है कोर्ट के अंदर। तो आप जैसे हम लोग सुनते हैं तमाम गवाहों और बयानात के आधार पर, ये तो सुप्रीम कोर्ट में गवाह बयानात होते नहीं है ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि डॉक्यूमेंट्स में तमाम चीजों में कौन मजबूत दिख रहा है आपको? सरकार का पक्ष लग रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया देखा आपने कल और आज, उसमें साफ पता चल रहा है कि जो पार्टी चैलेंज किया है एक्ट को, वो ज्यादा मजबूत है। और उससे भी एक इसमें प्रोत्साहित होने की बात यह है, कॉन्फिडेंट फील करने की बात यह है कि जो आप वकीलों के नाम देखेंगे जो कि पिटिशनर की तरफ से खड़े हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और कपिल सिब्बल, और भी आपको दुष्यंत दवे का नाम देखा नहीं मैं, शायद वो भी आएंगे बाद के टाइम में। तो जो बड़े वकील हैं सारे इस पक्ष से हैं, उधर से राकेश द्विवेदी हैं और तुषार मेहता, वो भी अच्छे वकील हैं, बट स्टिल देयर इज नो मैच बिटवीन द पिटिशनर्स लॉयर एंड द लॉयर स्टैंडिंग फॉर द गवर्नमेंट। तो पीपल कैन फील कॉन्फिडेंट कि मतलब फैसला कुछ अच्छा ही आएगा। और हम तो सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकील हैं हम लोग, और हम हमेशा उस लाइट में सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि द लास्ट फोर्टे टू बी डिफेंडेड, ये अंतिम जगह है जहां लड़ाई लड़नी चाहिए, और यहीं से शायद आज बहुत समय से संविधान का बचाव भी कर रहे हैं। तो हम काफी उत्साहित भी हैं, और हम कॉन्फिडेंस है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो जितने भी एंटी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं
जो वक्फ बिल में वो सारे जाएंगे। बिल्कुल। भरत जी, एक बात तो है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ एक कानून को लेकर के नहीं है, ये पूरे समाज के वजूद को लेकर के है। आज देश में हर एक नागरिक की नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट क्या उनको राहत दे पाएगा या नहीं। आज ये सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में है। और जो सरकार इतनी जल्दबाजी में ये कानून लेकर के आ जाती है और इस बात का दावा करती है कि ये मुसलमानों की जिंदगी में सुधार लेकर आएगा, विकास लेकर के आएगा, और वही मुस्लिम पक्ष इस कानून को गैर संवैधानिक करार देता है, उसको अपने खिलाफ बताता है, तो आज बहुत बड़ा दिन है भरत जी। ये बात भी ठीक है कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि जो सरकार इतनी जल्दी में कानून लेकर के आई वो आज 7 दिन का समय मांग रही है। 7 दिन का समय इसलिए मांग रही है ताकि वो और दलीलें पेश करे और चीजें लेकर के आए। तो भरत जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार तो बैकफुट पर है? कल पहले दिन भी जबरदस्त फटकार लगाई सीजेआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई तुषार मेहता को और तमाम सवाल पूछे, और आज ये दूसरा दिन, जो सुनवाई का दूसरा दिन है, आज भी विशेष टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है। आपको क्या लग रहा है कि 7 दिन का वक्त मांगना, क्या ये माना जाए कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है? प्रज्ञा जी, कल इसी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा गया था कि हमने इतने दिनों तक जेपीसी की मीटिंग की है, कुछ 98,000 या 98 लाख, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा बताया कि इतनी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, मुसलमानों ने कहा है हमको इस वक्त से बचाओ, हाय इस वक्त से बचाओ, और इसलिए हम इस बिल को लेकर आए हैं, मुसलमानों की भलाई के लिए लेकर आए। इतने दिन जेपीसी की बैठक बैठी, इतने दिन तक इन लोगों ने इस पर काम किया, इतने दिन तक बिल को बनाया, इतने दिन तक चर्चा हुई, तो फिर आपने किया क्या जब आपको कोर्ट के भीतर भी 7 दिन का वक्त चाहिए, जब आपको कोर्ट के भीतर भी ये साबित करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, पढ़ लिख कर आने के लिए, पुख्ता बात बताने के लिए समय चाहिए, तो फिर आपने इतने दिनों तक किया क्या? क्या आप ऐसे ही हवा में संसद के भीतर कानून लेकर आ गए? क्या आपको ये लगा कि आप इस समय संख्या बल में मजबूत हैं, आपके पास संख्या बल ज्यादा है, लिहाजा आप इस कानून को पास करा ले जाएंगे? कानून एक बार पास हो गया तो फिर इसके ऊपर कोई पुनर्विचार या इसके ऊपर कोर्ट से या कहीं से आपको कोई डर नहीं था कि हम जो भी प्रावधान लाएंगे, हम इसमें अगर डीएम को सर्वे सर्वा बनवा देंगे, मींस कि अगर सेक्शन 40 इसका कहता है कि वक्फ बोर्ड इस बात का फैसला लेगा कि कौन सी जमीन वक्फ की होगी, विवाद की स्थिति में फैसला लेने की ताकत किसी वक्फ ट्रिब्यूनल के पास नहीं होगी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास विवाद की स्थिति में निर्णय लेने की जो पावर है वो होगी। तो प्रज्ञा जी, इस देश में जिसके पास रजिस्ट्रियां हैं, जिसके पास बैनामे हैं, जिसके पास दाखिल खारिजें हैं, जिसके नाम हैं, उनकी जमीनों पर विवाद है प्रज्ञा जी, उनकी जमीनों पर विवाद है। आज की तारीख में किराएदार घर में आपके रह जाता है 2 साल, तो तीसरे साल कहता है मिलॉर्ड मैं 2 साल से रह रहा हूं, अब क्यों भागूं, अब तो ऊपर का कमरा मेरा है, मैं तो यहीं रह रहा हूं, अब कहां जाऊं, मेरे पास छत नहीं है। तो जब जिस देश में ऐसे ऐसे विवाद आ जाते हैं, उस देश में प्रज्ञा जी, तब जब अंग्रेज आए थे उससे पहले, जब इस देश में किसी की खतौनी, किसी का खसरा, किसी की दाखिल खारिज, किसी की रजिस्ट्री, किसी का बैनामा, ये होता ही नहीं था, ये प्रक्रिया ही नहीं थी। जब उस जमाने की बिल्डिंगें हमारे यहाँ हैं, जब उस जमाने की इमारतें हमारे यहाँ हैं, जब उस जमाने की इमारतें हम धरोहर, हम अब कहते हैं विश्व गुरु हैं, हमारे पास धरोहरें हैं, हमारे पास क्लॉक टावर है, हमारे पास ताजमहल है, हमारे पास लाल किला है, हमारे पास फलाना मंदिर है, हमारे पास स्वर्ण मंदिर है, हमारे पास एलोरा गुफा है, अजंता गुफा है, जब हम ये सब कह रहे हैं, तो क्या सबकी रजिस्ट्री है नरेंद्र मोदी जी के पास? क्या सारे हिंदू मंदिरों की रजिस्ट्रियां नरेंद्र मोदी जी के पास हैं कि लल्लू ने कल्लू को बैनामा फलाना फलाना निर्विवाद और इतने इतने रुपए में रजिस्ट्री दे दी? क्या ये सब है? कागज नहीं है। यही चीज तो सुप्रीम कोर्ट में कल सीजेआई खन्ना ने इस बात को पूछा कि जो संपत्तियां अंग्रेजों के जमाने से पहले से हैं, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई मस्जिद है, कोई मुस्लिमों का कोई स्थल है और वो बना हुआ है आज की तारीख में, जी दरगाह है, वो आज की तारीख में बनी हुई है, और आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर नहीं चलेगा जी, जो जिस संपत्ति पर है वो नहीं चलेगा, कागज दिखाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कागज कैसे दिखा पाएंगे? तो इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, तुषार मेहता जी ने इस पर कहा, तो फिर कागज बनवा लेने चाहिए थे। सीजेआई ने इस बात को भी कहा कि भाई जामा मस्जिद है,
तो जामा मस्जिद के कागज, इसकी रजिस्ट्री, इसका बैनामा, इसका दाखिल खारिज कैसे आपके सामने पेश करेंगे? और किससे इन्होंने खरीदा, कैसे साबित करेंगे? जामा मस्जिद को मुसलमानों के हाथों या किसी मुस्लिम मौलवी के हाथ जो सबसे पहले जामा मस्जिद का गुरु रहा होगा, उसको किसने बेचा होगा? आप अगर सोच कर देखिए कि उसकी रजिस्ट्री, जब रजिस्ट्री होती ही नहीं थी तो रजिस्ट्री कहां से हुई होगी? और जब रजिस्ट्री होती नहीं थी तब से अगर कोई काबिज कामिल है किसी चीज पर, किसी का मालिक है, तो अब जाकर वो रजिस्ट्री किससे करवाए? क्या वो प्रज्ञा मिश्रा के पास आए कि प्रज्ञा मिश्रा जी लीजिए जामा मस्जिद की रजिस्ट्री हमारे नाम कर दीजिए? तो आप अथॉरिटी हैं क्या जामा मस्जिद की रजिस्ट्री करने की? आप ये बताइए। या ऐसी दरगाहों की जो इतने समय से हैं, आदिकाल से चल रही हैं, उन पर लोग पूजा अर्चना जो भी अपने अपने धर्म में लोग करते हैं वो कर रहे हैं, और उसका कागज नहीं है, तो उसकी रजिस्ट्री किससे करवाने जाएं? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह से रजिस्ट्री करवाने जाएं कि मोदी जी दस्तखत कर दीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए हमारे नाम पर? मुकेश जी अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप टोकिएगा। बिल्कुल सही बोला। और ऐसे ना, जैसे ये जो आप बोल रहे हैं बाई वे ऑफ पोजीशन, हिंदुस्तान में आधे से अधिक जमीनें जो हैं बाई वे ऑफ पोजीशन है। गांव में बहुत लोग बिना किसी रजिस्ट्री के सालों साल से, पूर्वजों के टाइम से अपनी जमीनें जोत रहे हैं। तो ये जो उनका ये पूरा कानून ही इसीलिए लाया गया है ना कि इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब किया जाए, और उसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस लिया है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट उसी मुद्दे को बनाया है कि टिल द टाइम द नेक्स्ट जजमेंट इज नॉट पास, आप इस पे ना कोई भी किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले सकते। और ये तो बात सबको पता है कि इस कानून के पीछे इंटेंट क्या है, ये कानून किस लिए लाया गया है, तो इसमें तो कुछ छुपी हुई बात है नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर छोड़ दीजिए वक्फ की प्रॉपर्टी, अगर आप सबसे कागज मांगने चले जाएंगे तो हिंदुस्तान में जो लैंड होल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी होल्डिंग है लोगों की, वो आधी रह जाएगी। क्योंकि मोस्टली हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, और बहुत से ऐसी प्रॉपर्टीज है ना जो बाय वे ऑफ यूजर ही आपके पास है, बाय वे ऑफ सेल डीड नहीं है आपके पास। तो ये तो बहुत ही विवादास्पद है अपने आप में, इसको देखना और सोचना। जो कलेक्टर वाली बात कर रहे थे, जो प्रोविजन 40 है, उसमें एक और बहुत ही मतलब ध्यान देने वाली बात है और बहुत ही गंभीर चिंता वाली बात है कि जब कोई विवाद कलेक्टर के पास जाएगा, और टाइम भी कलेक्टर जब तक उस पर रिपोर्ट पेश नहीं करता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, तब तक के लिए वो प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, उसके स्टेटस को नॉन वक्फ प्रॉपर्टी माना जाएगा। ये उसका सबसे विवाद, क्योंकि मान लीजिए कि कोई विवाद कलेक्टर के पास पहुंचा और कलेक्टर ने उसको लंबित रख दिया लंबे समय तक के लिए, तब तो जो व्यक्ति उसको यूज कर रहा है, जो व्यक्ति के पास वो प्रॉपर्टी है, वो कहाँ जाएगा उसमें से? तो वो भी एक बहुत ही उसका जो उस सेक्शन 40 है उसका बड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो, और डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट उसमें भी देखेगा कि उसमें कैसे क्या करना है, क्या सुधार करना है। तो ये जो मेन मुद्दा यहीं पे है, जो पूरा ये पिटीशन जो आर्ग्यू होगा, इसी मुद्दे पे आर्ग्यू होगा कि ये जो बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी को संदिग्ध के घेरे में लाया गया, और उसमें सबसे बड़ा जो लिटिगेंट है वो सरकार ही है। सरकार की मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है, जिसको उसमें एक प्रोविजन भी सेक्शन 3 में है कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जिसमें वक्त का डिस्प्यूट होगा, उसमें फाइनल अथॉरिटी जो होगा डिसाइड करने के लिए वो एक डीएम होगा, कलेक्टर होगा। और आप कैसे मान सकते हैं कि जो कलेक्टर जो खुद सरकार का अपॉइंटी है और सरकार उसमें पार्टी है, तो उसके विरुद्ध कोई फैसला लेगा? तो ये तो वही बात हुई ना कि मेरा और आपका विवाद है और मैंने अपॉइंट कर दिया किसी को जज, तो उसमें आप कैसे मानेंगे कि ये जो फैसला आ रहा है वो फैसला निष्पक्ष फैसला है? निष्पक्ष फैसला माना नहीं जाएगा। तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है वो सब चीजें, और वो सब चीजें इसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी त्वरता से इसको कॉन्फिडेंस लिया है, नोटिस इशू किया है। तुषार मेहता को भी पता था कि बहुत गंभीर मामला है, तो उन्होंने बचने के लिए अभी तत्काल बचने के लिए 7 दिन का समय मांग लिया है। अब आगे देखते हैं 5 तारीख को जो डेट मिली है उसमें क्या होता है। और इसमें प्रोविजंस इतने वेग है ना कि ये टिकेंगे नहीं। ये जो बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी का जो प्रोविजन है ये शायद टिकेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है, जो कॉमन पब्लिक जो सिटीजन्स भी हैं उनकी भी अगर इस तरीके से अगर स्क्रूटनी की जाए प्रॉपर्टी की, तो फिर बहुत लोग अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठे जी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रही है कहीं ना कहीं पर। जी बिल्कुल 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 जी। तो आज बेहद प्रज्ञा जी एक सवाल मेरा है। मेरा सवाल ये है कि अब कितनी मजबूती दिखाई दे रही है, अब जब लास्ट में आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसको देखते हुए, कल जो सीजीआई खन्ना ने जिस तरीके से सवाल पूछे थे तुषार मेहता से, उसके बाद और आज के बाद 7 दिन का वक्त लेकर सरकार को निकलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से, तो अब इस केस में पलड़ा किसका भारी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? आज तो पलड़ा भारी पिटिशनर्स का ही है जिन्होंने वक्त की बिल को चैलेंज किया है। तो आज तो पक्का पलड़ा जो पिटिशनर है उनका भारी है।
बट आने वाले समय में सरकार भी अपनी तरफ से कुछ लेके आएगी। लड़ाई कठिन रहेगी, बहुत आसान तो रहेगी नहीं, क्योंकि आप सरकार के रिसोर्सेज से लड़ रहे हैं, पूरा तंत्र उनके पास है। तो जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि पिछली बार जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने नरेंद्र मोदी जी 2018 में जो कानून लेकर आए थे इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसको रद्द कर दिया। उससे पहले 370 को नहीं रद्द किया, उससे पहले राम मंदिर के मामले में भी भाजपा की सरकार की जीत हुई, उससे पहले भी और कानून आए जो टिक नहीं, कानूनों को चुनौती दी गई लेकिन टिके नहीं। तो ये भी नहीं टिकेगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा। धारा 370 रद्द करवाने चले थे, वो भी नहीं रद्द करवा पाए। इसमें कुछ होना हवाना होना जाना नहीं है। तो क्या ये बात सही है कि कुछ होना हवाना नहीं है, या फिर नहीं, ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड के में तो पक्ष में फैसला दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्टोरल बॉन्ड तो बड़ा इंथुजियास्टिक फैसला था। और देखिए, कोर्ट ऐसे फंक्शन नहीं करता है कि वो किसके पक्ष और किसके विपक्ष में फैसला दे रहा है। कोर्ट के सामने जो दलीलें पेश की जाती है, जो कानूनी चीज पेश की जाती है, उन सबको एनालाइज करके कोर्ट अपना फैसला देता है। तो जो भी फैसला, आप राम मंदिर का फैसला ले लीजिए या फिर आप 370 का फैसला ले लीजिए, इसमें कोर्ट ने भी अपने जो जजमेंट लिखा गया है वो अपने दलीलों से लिखा गया। हो सकता है हम उससे सहमत नहीं हो, हम उसके विरोध में हो, हम उससे पूरी तरह सहमत हो, लेकिन कोर्ट भी जो जजमेंट लिखती है वो कानूनों के और अपने जो जीरा पेश की गई है उसके आधार पर लिखती है। तो अभी से ये सोच लेना कि इसमें कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल कानूनी तौर पर बेवकूफ़ी कही जाएगी। अभी जो आज का जो कार्रवाई हुई है कोर्ट में और कल भी जो सुनवाई हुई, उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जो याचिका करता है उनके पक्ष में अभी मामला चल रहा है और सरकार के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। उनको 7 दिन का समय दिया गया है, वो रिकॉर्ड पे लेके आएंगे चीजें। मैं बिल्कुल यकीन से आपको समझा सकता हूँ इस बात को कि लड़ाई कठिन होगी, बहुत आसान और सरल नहीं होगी, क्योंकि सरकार बहुत ही इस बिल के पीछे अपनी ताकत लगा रही है, वैसे ही अपनी कानूनी ताकत भी लगाएगी। पर इसमें ये हमें देखने की बात है कि जो हमारा पक्ष भी है, जो याचिकाकर्ताओं का जो पक्ष भी है, वो भी काफी मजबूत है और बहुत अच्छे वकीलों से मतलब उनके द्वारा जिरह की जाएगी इसके पक्ष में। तो इसमें बहुत ही हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और ये तो हम सब जानते हैं कि सरकार से जो भी लड़ाई होती है वो हमेशा कठिन होती है। और जो कानून का सबसे बड़ा प्रोविजन जो कोर्ट्स के लिए बनाया गया है, रिट पिटीशन, वो तो सरकारों के खिलाफ ही आपके अधिकारों के बचाव के लिए दिया गया है। और जो ये अपीलेंट कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तो बनाया ही गया है ना कि आपके जो अधिकार, जो सरकार जिस पे इंक्रोच करती है, स्टेट जिस पे इंक्रोच करती है, उसके खिलाफ आप अपील में जाए। तो अभी तक काफी उत्साहपूर्ण है और हम तो काफी होपफुल है कि सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा फैसला देगी इसमें, और लीगल प्रोविजन भी सारे पिटिशनर्स के पक्ष में है। तो होपफुली कुछ अच्छा इसमें से निकल के आएगा। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि वक्फ बिल को संवैधानिक चुनौती देने वाले पक्ष को एक तरीके से आज एक पहली जीत मिली है। पहली जीत इस तरह से भी मिली है कि सरकार को 7 दिन का समय मांगना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, ताकि वो और दलीलें पेश कर सके और चीजें सरकार के सामने और डॉक्यूमेंट्स लाकर दिखा सके। तो ये लड़ाई भी बहुत मुश्किल है। ये बात जो मुकेश जी ने कही है वो बिल्कुल वाजिब बात है भरत जी, की लड़ाई आसान नहीं है। हालांकि ये दोनों पक्ष है, एक पक्ष जो वक्फ बिल को संवैधानिक चुनौती दे रहा है वो पक्ष, और दूसरा पक्ष जो सरकार का पक्ष है। दोनों ही पक्ष आपस में बेहद मजबूत दलीलों के साथ खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई में क्या होता है। लेकिन भरत जी, जो अभी तक देखने को मिल रहा है वो ये है कि ये पहली जीत है। आखिरी टिप्पणी भरत जी आपकी, उसके बाद फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जी प्रज्ञा जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट प्रज्ञा जी, सुप्रीम कोर्ट के भीतर अभी जो आप लोग जब बात कर रहे थे तो मेरे कुछ सहयोगी से बातचीत हो रही थी, तो सरकार की तरफ से जो वकील थे उनकी बॉडी लैंग्वेज उतनी आश्वस्त दिखाई नहीं दे रही। हाँ, कॉन्फिडेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इतने कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, दोनों की बॉडी लैंग्वेज, दोनों के तर्क और दोनों जिस तरीके से जिरे या बहस जो भी कह लीजिए वो कर रहे थे, उससे ये मालूम चल रहा था कि वो सरकार पक्ष के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और उनके दावों के सामने और जिस तरीके से वो एक के बाद एक चीजें रख रहे थे कि सरकार ने ये गलत किया जी, डीएम के हाथ में पावर देकर गलत किया जी, वक्फ बाय यूजर वाले मामले में गलत किया जी, वक्फ की कमेटियों में हिंदुओं को क्यों डाला, ये गलत किया जी, ये। और उन्होंने ये भी बताया कि संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ भी छेड़छाड़ और
खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। उन्होंने इस बात को भी उठाया कि जो पूजा करने का जो अधिकार है वो अधिकार भी इस वक्त के जरिए कहीं ना कहीं छिनेगा और उस अधिकार पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब आप वक्फ कागज नहीं दिखा पाएगा मुसलमान तो फिर आप उस मस्जिद के ऊपर कुछ ना कुछ करोगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि समय हो चुका है और वक्फ बिल को संवैधानिक चुनौती देने वाले पक्ष को यह पहली जीत मिली है। फिलहाल क्या कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हमारी नजर बनी हुई है। हमारे तमाम पत्रकार सुप्रीम कोर्ट से एक एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं और वो खबर हम बिना रुके आप तक पहुंचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले हमारे वीडियोस और तमाम जानकारी आप तक बिना रुकावट के पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वक्फ बिल के कानून को संवैधानिक चुनौती देने वाले पक्ष को यह पहली जीत मिली है। सुनवाई 4 तारीख के लिए टाल दी गई है। तब तक सरकार वक्फ की जमीनों को हाथ नहीं लगा सकती है। नमस्कार।